नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इसमें आपकी किताब में ओवरव्यू सबसे पहले दिया हुआ है, उसको जरा देखते हैं। ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू में लिखा हुआ है, इन चैप्टर 1 वी हैव सीन दैट इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। बात किस चीज़ की हो रही है कि यह संभव नहीं है कि किसी भी देश की जनता जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। क्यों? कहाँ पे पॉसिबल हो सकता है? लास्ट लास्ट क्लास याद करिए कि सिर्फ वहीं पे पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम हो। इंडिया जैसे देश में, चाइना जैसे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं है। और चाइना और डेमोक्रेसी दो अलग कॉन्ट्ररी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम, कह रहा है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली गवर्न नहीं कर पाएंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए क्या कह रहा है कि सबसे पॉपुलर फॉर्म क्या है? सबसे पॉपुलर फॉर्म इस समय है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सरकार बनाते हैं और फिर सरकार चलती है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है, जो एमपी एमएलए, तो इनका इलेक्शंस कैसे होता है। फिर क्या पढ़ना है? वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इलेक्शंस जो होते हैं वो ज़रूरी क्यों होते हैं और उसका डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल। और क्या समझना है कि इलेक्टोरल कंपटीशन जो है उसमें पार्टीज जो होती हैं उनका, जो पार्टीज हैं उनका रोल क्या है। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। और हमें समझना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन कौन से होते हैं। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और याद करिए चैप्टर फर्स्ट, उसमें क्या समझा था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होंगे और अनडेमोक्रेटिक जो नॉन डेमोक्रेटिक है उसके कौन कौन से प्रोविजन होते हैं। फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू असेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस यार्डस्टिक। तो कह रहा है कि इन चीज़ों पे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वी टेक ए लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो कह रहा है कहाँ से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या कुछ बेसिस होगा ना। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई नहीं जाती होंगी, तो वो क्या है? पॉपुलेशन। तो कह रहा है कि कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके और फाइनल रिजल्ट आ जाने तक ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस। और सारे स्टेज में कह रहा है कि हमें हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे और क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, तो व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस। Toward the end of the chapter, we turn to assessment of whether election in India are free and fair। और ये जो टर्म है कोट अनकोट है ना, फ्री एंड फेयर, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। ये टर्म जो है वो बहुत बार इस चैप्टर में आने वाला है। तो हमें ये समझना है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर मैनर में है या नहीं। और अभी इलेक्शन का यूपी में माहौल भी चल रहा है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। Here, we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair elections। और यहाँ पे किस चीज़ की इम्पोर्टेंस आ जाती है कि इलेक्शंस कमीशन जो है ना, हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद करिए। और पहले चैप्टर में आपको फिर से बताया था कि इलेक्शन कमीशन और एक जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन का ड्यूटीज़ क्या होती है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या होती है। तो ये चीज़ें डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि वाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें किसी भी कंट्री में इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की बात कह रहा है कि खासियत क्या होती है लोकतंत्र की, कि वहाँ इलेक्शंस जो हैं होते रहने चाहिए। और या यूँ कहें कि हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शंस की वजह से क्या है, हमारे यहाँ डीमेरिट्स हो चुकी हैं। क्यों इलेक्शंस डीमेरिट हो गए हैं?
अगर सारे इलेक्शन हमारे यहाँ, सपोज करिए कि एक बार कोई अगर जो घर से बाहर निकले, कितना अच्छा होता कि हम यूपी के लोग हैं और हम एक बार घर से बाहर गए और साथ में हमने क्या किया, अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हमने अपने प्रधान को भी, जिला पंचायत, ठीक है, एमएलए, एमपी, सबका वोट जो है एक ही बार में कास्ट करके और चले आए, ठीक है। और दूसरी ड्रॉबैक क्या होती है बार बार इलेक्शन होने के, कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि बार बार जो गवर्नमेंट है ना, वो चुनावी मोड में ही रहती है, ठीक है। और बहुत सारे स्टार कैंपेनर होंगे, जो रूलिंग पार्टी होगी वो उसके जो लीडर्स होते हैं, वो सरकार जो है सारी चीज़ें किस में बिजी रहेगी, इलेक्शन कैंपेनिंग में। और जो डिसीजंस भी लेंगे ना, तो बहुत कोई हार्ड डिसीजन जो होगा, रिजिड जो डिसीजन है वो नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसका हो सकता है कि जो जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है उसका कोई इल इफेक्ट आ जाए, हो सकता है कि वहाँ पे उस डिसीजन से उनकी सरकार वहाँ पे ना बन पाए, ठीक है। तो कड़वी दवा जो है ना, कड़वी दवा वो नहीं पीने को मिलती है, कब? इलेक्शंस के टाइम में। रिफॉर्म है ना, तो रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। फिर देखिए, देर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल रिप्रेजेंटेटिव। 100 से ज़्यादा कंट्री है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। द मैकेनिज्म वाई विच people can choose their representative at regular intervals and change them whenever they want is called an elections। और क्या कह रहा है कि जब भी वहाँ के लोग, जो जनता होती है, जनता पार्टिसिपेट कर रही होगी, और जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होगी, अपना वोट कास्ट कर रही होगी, और क्या है कि जब भी वो चाहे तो वो क्या कर सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकें। और इसमें रोल किसका होगा फिर? इलेक्शन कमीशन का। तो हमने याद करिए चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी भी गवर्नमेंट के फेयर चांसेस होने चाहिए कि वो लूज भी करे। ऐसा ना हो कि एक पार्टी जो है, और जब से कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तब से लेके और अभी तक वही पार्टी सेम सत्ता में बनी हुई है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर क्या है, इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मेनी चॉइसेस। तो देखिए, इलेक्शंस में लोगों के पास, जो वोटर हैं उनके पास कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। और वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनका कानून कौन बनाएगा। जैसे वो एमपी का इलेक्शंस, एमपी के लिए वोट दे रहे हैं ना, तो एमपी को चुनते हैं या एमएलए को चुनते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो ये कंफर्म करेंगे कि उनके लिए जो नियम कानून है कौन बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, ठीक है। तो वो चुन के जिसको भेजेंगे वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में कानून बनाएंगे। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ठीक है। फिर व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट चीज़ है कि कोई भी इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक कैसे कहलाएगा। फर्स्ट चीज़ क्या है कि मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाने की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सबके पास फेयर चांसेस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कनपट्टी के पे बंदूक रख के और बोले कि भैया वोट इन्हीं को देना है ना। तो ये चीज़ें भी हैं कि सबके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ इन्हें ही चूज करना है। वो बिल्कुल आराम से उसे जिसे देना वोट देना हो उसे वो दे सकता हो, ठीक है। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voter। देखिए, अब क्या है, एक कंडीशन सोचिए कि कोई रूलिंग पार्टी है और उसने क्या किया कि जो उसकी ओपोनेंट है, ओपोनेंट है नहीं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, उन सारे लोगों को क्या किया, इलेक्शन में खड़ा होने से ही मना कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें लगा दी है ना, सीबीआई लगा दिया, कुछ कुछ लगा दिया है ना, क्योंकि रूलिंग पार्टी के पास सारी चीज़ें होती है, मशीनरी उनके पास है, पुलिस लगा दी और सारी चीज़ें कर दी। और या कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। तो फिर क्या होगा कि सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी और वही पार्टी फिर से इलेक्शन जीत जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। कोई भी कैंडिडेट हो, और इसीलिए आप देखते हैं कई बार जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शंस में। तो इसका मतलब क्या है कि किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने खुद क्या हुआ है, स्वतंत्र रूप से वो उम्मीदवार है वहाँ पे। तो सबके पास फेयर चांसेस होने चाहिए किसी भी पार्टी या कैंडिडेट के पास कि वो क्या कर सकें, वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। और इलेक्शंस क्या कह रहा है, जैसे
हमारे यहाँ एमपी और एमएलए के इलेक्शंस के लिए क्या है, 5 साल, ठीक है। टेन्योर रखा गया कि हर 5 साल पे इलेक्शंस होंगे। द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और क्या कह रहा है कि जिसको लोग प्रेफर कर रहे हों उसी को जीतना भी चाहिए। अब उसकी रिवर्स कंडीशन सोचिए क्या होगी कि मान लो कोई रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट को लोगों ने ज़्यादा वोट दिए, ठीक है, और उस वोट को क्या किया गया, जितना वोट, मान लो कि कोई ए है ना, पर्सन ए, तो पर्सन ए है रूलिंग पार्टी से और पर्सन बी जो है वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब रूलिंग पार्टी क्या चाहती है कि रूलिंग पार्टी का ही जो मेंबर है वो फिर से एमपी या एमएलए के लिए इलेक्ट हो। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसने काम बहुत किया है ना, ग्रास रूट लेवल का वो लीडर है, ठीक है, घर घर जाके और सारी चीज़ें, लोगों की दुख में परेशानी में हमेशा वो खड़ा रहता है। तो सब लोग उसको चाहते हैं, लोग उसे चाहते हैं किसको, जो इंडिपेंडेंट है। लेकिन और उसे वोट भी खूब ज़्यादा मिला, लेकिन किसी किसी वजहों से क्या हुआ, जो रूलिंग पार्टी का पर्सन ही था वो इलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल, जिसको लोग चाह रहे हों, शुड गेट इलेक्टेड, उसको जीतना भी चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। मैंने कहा ना, फ्री एंड फेयर को रट्टा मार लीजिए। क्यों, कह रहा है कि इलेक्शंस ऐसे होनी चाहिए, इस मैनर में कंडक्ट किया जाए, इलेक्शंस ऐसे हों जहाँ पे लोग जिसे चूज कर रहे हों, है ना, जिसे वो लोग विश कर रहे हों, चूज कर रहे हों, वही इलेक्ट भी हो, ठीक है, वही चुना भी जाए। नेक्स्ट हेडिंग, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अब क्या चीज़ें हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन जो होता है ना, हम लोग कई बार सोचते हैं कंपटीशन बहुत बेकार चीज़ है, किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपटीशन जो है वो कई बार अच्छी भी होती है, ये मतलब बून और बेन, वो ऐसे कहते हैं ना कि वरदान या अभिशाप, तो ये दोनों चीज़ हो सकती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि याद करिए कि जियो के आने से पहले क्या हो रहा था, हम लोग बहुत महंगा डेटा यूज़ कर रहे थे। लेकिन जियो के आने से क्या हुआ, कंपटीशन ज़्यादा हुआ, कंपटीशन बढ़ा, तो फिर डेटा जो है, डेटा के रेट सस्ते हो गए। लेकिन फिर देखेंगे कि इन्होंने, जियो ने इतना सस्ता कर दिया कि बाकी बाकी जो कंपनियां हैं क्या हो गई, वो बंद हो गई। और फिर अगर जो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो फिर एक कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी और फिर वो जिस रेट पे चाहेंगे उस रेट पे फिर हमें परचेज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि कंपटीशन हो, और कंपटीशन क्या रहे, फ्री और फेयर मैनर में रहे। और ऐसा ना हो कि सिर्फ कंपटीशन करते करते और फिर कोई एक ही पार्टी बच गई या कोई एक ही बिजनेसमैन बच गया, एक ही बिजनेस ग्रुप बच गया और फिर उसकी मोनोपोली हो जाएगी, है ना, तो फिर वो जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशंस। यहाँ पे पार्टीज़ की पॉलिटिकल कंपटीशन की बात हो रही है कि मान लीजिए पार्टी ए पार्टी बी, इनका कंपटीशन चलेगा। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म, और कह रहा है अलग अलग लेवल पे, एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, एक एरिया होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप जिस एरिया में रह रहे होंगे तो उसी एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, तो वहीं पे आप वोट दे सकते हैं, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये नहीं कि आप हैं गोरखपुर में और वोट देने कहाँ चले गए, बनारस में, बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वोट दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग सेवरल कैंडिडेट्स, और कह रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन होती है, किस चीज़ को लेके, टिकट पाने को लेके, है ना, कौन अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि अगर जो हमने कुछ काम नहीं किया तो फिर अगली बार इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हियर are a few regions that support political competition as being good for people. A regular electoral competition provide incentive to political parties and leaders. और क्या कह रहा है कि रेगुलर जो इलेक्टोरल कंपटीशन है प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज नोज दैट इफ दे रेज इशू that people want to be raised, their popularity and chance of victory will increase in the next elections। अब इन चीज को समझिए, कह रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं ना वो जानती हैं कि जनता का मूड क्या है। और देखिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि लीडर वो नहीं होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। लीडर वो है जो जनता के मूड को समझ सके, जनता की भावनाओं को समझ सके, है ना, तो वो लीडर कहलाता है। फिर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज नोज दैट इफ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड,
देयर पॉपुलरिटी एंड चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। और कह रहे हैं कि अगर हम जनता की आवाज़ उठाएंगे तो हमारा चांस जो है अगले इलेक्शन में जीतने का काफ़ी ठीक ठाक है ना। तो अभी क्या करना चाहिए, इसलिए देखे होंगे कि अलग अलग पार्टियां जो होती हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेके हमेशा सड़क पे उतरी रहती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी कह रहा है कि इसके उलट क्या होगा, इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क। और कह रहा है कि अगर इसके ठीक उलट देखा जाए कि अगर जो वो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने काम से, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और तो लाजमी सी बात है कि फिर अगले बार जब इलेक्शन होगा तो उन्हें हरा दिया जाएगा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है। If a political party is motivated and only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people। और क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी और उनका मोटिव क्या है कि सिर्फ पावर में बने रहना, तो डिस्पाइट दैट इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। और देखिए कि उनका क्या होगा, वो जनता की ट्रू, जैसे मान लीजिए कि कहा गया पीपुल्स प्रेसिडेंट की संज्ञा दी गई किसको, हमारे लेट एपीजे अब्दुल कलाम सर को। तो जनता के राष्ट्रपति तो बहुत हुए, लेकिन जनता के राष्ट्रपति सिर्फ एक ही हुए, है ना, पीपल्स प्रेसिडेंट। वही चीज़ है कि लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर एक्सेसिबल होना चाहिए। वही सेम चीज़ अप्लाई होती है किसके ऊपर, कि जितने हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर्स, कि वो क्या हो कि जब भी जनता जाए अपनी परेशानी को लेके तो वो एक्सेसिबल हों, और क्या करें, एंटरटेन भी करें। ऐसा ना कि मतलब डांट उठ के भगा दिया, है ना, भागो यहाँ से, ऐसा ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। पहला, इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड विधानसभा रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, है ना, हर 5 साल पे हमारे इलेक्शन होते हैं, किस चीज़ के, लोकसभा के, विधानसभा के। अब जरा कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको लोकसभा और विधानसभा में डिफरेंस नहीं मालूम होगा। लोकसभा क्या है, हमारे पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना है ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट क्यों पार्ट है, सवाल ये आता है क्यों पार्ट है ना। इसलिए कि पार्लियामेंट के भी ऑर्गन इसलिए प्रेसिडेंट हैं कि कोई भी बिल जो होगा वो राज्यसभा या लोकसभा से अगर पास हुआ, पहले ड्राफ्ट रहता है और बिल है ना। ड्राफ्ट कब होगा कि जब लोगों से उनका ओपिनियन पूछा जाए, तो वो ड्राफ्ट रूप में है, अभी उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। फिर वो इंट्रोड्यूस हो गया किसी, मान लो कि लोअर हाउस या अपर हाउस। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि लोअर हाउस किसे कहते हैं, तो लोअर हाउस जो है एल, लोअर में एल जो पहला वर्ड है, वैसे ही लोकसभा देखेंगे तो लोकसभा में पहला वर्ड क्या है, लोक। तो उसमें देखेंगे एल फॉर एल, तो लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। तो मैं कह रहा था कि किसी सेशन में मान लीजिए कि किसी हाउस में अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हो गया, फिर वहाँ से वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ से भी पास हो गया, तो वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और जब हमारे प्रेसिडेंट साहब की एक्सेंट मिल जाती है, उनकी मंजूरी मिल जाती है, तो फिर वो बिल से एक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो क्या कह रहा है कि लोकसभा कहाँ पे हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में, ठीक है। और विधानसभा हर स्टेट की अपनी विधानसभा होती है ना, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। और कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव क्या है बताइए, विधान परिषद भी है, ठीक है। आगे देखिए, विधानसभा और विधान परिषद कुछ राज्यों में, तो अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितने राज्यों में विधान परिषद, और बताइए कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, इसे बताना है। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। और क्या कह रहा है कि हर 5 साल बाद ये जो लोग होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनका टर्म समाप्त हो जाता है और फिर से इनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, ठीक है। इलेक्शन हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी एट द सेम टाइम। और क्या कह रहा है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कह रहा है, सेम टाइम पे होते हैं, आइदर ऑन द सम डे और विद इन ए फ्यू डेज इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शंस। तो आप देखे होंगे कि इलेक्शन कमीशन डेट्स को अनाउंस करता है, ठीक है, और फिर उस शेड्यूल के अंदर सारे जगहों पे इलेक्शंस करा लिए जाते हैं। एक दिन में सब जगह इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टाफ्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, पुलिस फोर्सेस जो है बहुत ज़्यादा लगेगी, है ना। तो इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में। तो अभी यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो यूपी में इलेक्शन के देखे होंगे कि आप अलग अलग डेट पे अलग अलग एरिया में इलेक्शंस हैं, क्यों नहीं एक ही दिन को हो जा रहा है, इसलिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसमें लगती है ना। तो रिसोर्सेज, पुलिस, तो उसको हमें यूटिलाइज करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। Sometime election are held only for one constituency to fill the vacancy caused by the death or resignation of a member. This is called a by elections। तो
कह रहा है कि बाई इलेक्शन क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन वो होता है कि जब कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सीट है, जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मेंबर थे, और वो अगर उनकी डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तब जो है वहाँ पे बाई इलेक्शंस कराए जाते हैं। और जो बाई इलेक्शन होगा वो कितने दिन के लिए होगा, ऐसा नहीं कि बाई इलेक्शन हुआ तो वो फिर 5 साल चलेगा, नहीं। जो समय बचा हुआ है, जो पहले से सिटिंग था, सिटिंग एमपी या एमएलए था, है ना, उनका जितना टेन्योर बची हुई है, सिर्फ उतने दिन ही बाई इलेक्शन के जो कैंडिडेट जीतेंगे वो उस पर बैठेंगे। एक चीज़ याद रखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाई इलेक्शन में जो फ्रेश कैंडिडेट इलेक्ट होके आया वो 5 साल रहेगा, नहीं। जितना समय बचा हुआ है सिर्फ उतने के लिए ही, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझिए, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। इंडिया को क्या कह रहा है कि अलग अलग एरियाज में इंडिया को डिवाइड किया गया है। कितने एरियाज में, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, ठीक है, फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शंस। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। और इन एरिया को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग एरिया में जो डिवाइड किया गया है इंडिया को। द वोटर्स लिविंग इन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और वो लोकसभा के या राज्यसभा के जो वोटर्स, वोटर्स कौन है, हाँ याद करिए, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल से जितने लोग हुए हुए हैं वो सारे वोटर्स हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। 545 है ना, तो उसमें से तो दो कौन है, दो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 543 जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। या हम लोग सांसद कहते हैं, है ना, बहुत लोग संसद कहते हैं, नहीं, गलत है, सांसद होता है ना, संसद पार्लियामेंट को कहते हैं, संसद भवन। तो हमारे एमपी होते हैं। तो इन 543 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इंडिया में, वो इंडिया के सारे स्टेट से जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो हैं वो कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाके बैठेंगे। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और कह रहा है जो सारे स्टेट्स हैं उसको अलग अलग नंबर में हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर रखा है। इन दिस केस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। और कह रहा है कि स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में भी, जैसे हमने सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, अब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के लिए भी स्टेट में भी इलेक्शन होंगे ना, तो उसी इलेक्शंस को कह रहा है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बांटी जाती है। और वहाँ पे जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब क्या कह रहा है कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। मतलब कि अगर एक एमपी की सीट है ना, और उस एमपी की सीट के लिए कुछ एक एरिया है, मान लीजिए, है ना, वो एरिया डिसाइड किया गया होगा कि इस एरिया के लोग जो हैं इस एमपी को चुनेंगे अपने। तो जो एमपी की सीट के लिए वो लोग जो वोट कर रहे हैं, जो एक एमपी की सीट के लिए जो एरिया डिसाइड किया गया था, उस सीट के, उस एरिया के अंदर हो सकता है कि एक से ज़्यादा बहुत सारी जो सीटें हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हों, मतलब विधानसभा की। एक लोकसभा की सीट के जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोकसभा क्षेत्र है, उसके अंदर कई सारी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है, कई सारी सीट आ सकती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, है ना। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूंसी। तो गांव में भी देखते होंगे ना कि गांव में, शहरों में कि अलग अलग वार्ड होते हैं ना, और वार्ड के फिर वार्ड मेंबर होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी, है ना। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूंसी आर काउंटेड एज सीट्स। और इनको क्या कहते हैं, सीट्स भी कहते हैं। हम कहते हैं ना लोकसभा सीट, विधानसभा सीट है ये। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। और कह रहे हैं कि हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, वो एक सीट पे जाके वहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे, विधानसभा या लोकसभा में। अब समझिए, तो कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं। सम कॉन्स्टिट्यूंसी आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना, लोकसभा क्षेत्र कह रहा है कि कुछ को अभी क्या रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी एंड 47 फॉर द एसटी।
कितने की बात कर रहा है कि 84 सीट्स जो हैं एससी के लिए और 47 सीट्स हैं वो एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इन एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस। आप देखिए कि आप कई बार आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि यहाँ की सीट जो है इसके लिए आई है ना। तो उसका मतलब क्या होता है कि जिस कैटेगरी के लिए वो सीट जो आई होगी, है ना, अल्टरनेट भी होता रहता है, देखते होंगे आप लोग, तो उसमें सिर्फ ओसी कैटेगरी का, मान लो जनरल की सीट है तो जनरल में सारे लोग अप्लाई करेंगे, ओबीसी की होगी तो सिर्फ ओबीसी का ही मेंबर जो है वहाँ पे कंटेस्ट कर सके इलेक्शन वहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्शंस वही कंडक्ट वहाँ पे इलेक्ट हो सकते हैं। Only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from a constituency reserved for ST. In many states in rural panchayat and urban municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward classes and women candidates as well. और कह रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो रिजर्वेशन किया गया है इन लोगों के लिए, ठीक है। अब एक मांग क्या चल रही है हमारे यहाँ कि अब जो महिलाओं की भी सीट है, महिलाओं का रिजर्वेशन आप देखेंगे पंचायत लेवल पे तो है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में हमारा महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है अभी। तो इसकी डिमांड चल रही है अब, है ना। जो फेमिनिस्ट होते हैं ना, फेमिनिस्ट, तो फेमिनिस्ट लोग खूब बात कर रहे हैं कि भाई 50, अभी कई कई लोग तो 50% कहते हैं, लेकिन अभी जेन्युइन कहा जा रहा है कि 33% जो है एटलीस्ट वो रिजर्व कर देनी चाहिए सीट, किसमें, हमारे लोकसभा और विधानसभा में। वोटर्स लिस्ट, अब देखिए वोटर्स लिस्ट कैसे बनती है। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। क्या बात कर रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, बहुत पहले से इसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है, विच इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, ठीक है। और ये रोल कोई वैसा रोल नहीं होता है जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, एग रोल, है ना तो या वेज रोल, ठीक है। तो भाई वीगन्स बुरा मत मान जाना कि हमारी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वेज रोल की भी बात कर दी। तो इलेक्टोरल रोल क्या होता है, कह रहा है कि ये जो है बहुत पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया जाता है एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। और ये कह रहा है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार की, कि वो सारे लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में अंकित करे, दर्ज करे। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC। कह रहे हैं वोटर्स जो हैं वो वोटर कार्ड होता है ना, वही लेके जाएंगे, दिखाएंगे तभी तो वोट दे पाएंगे। तो व्हेन दे गो आउट टू वोट, कह रहा है कि जब वो वोट देने जाए तो उसे अपना लेके जाना चाहिए, ठीक है, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। और क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा कि इससे किसी और फर्जी वोट नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। बट द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग एज वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। और क्या कह रहा है कि साथ साथ में अभी गवर्नमेंट में अभी देख रहे होंगे आप लोग कि आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, है ना। तो कोई एक प्रूफ रहना चाहिए, उसको हम लेके जा सकते हैं वहाँ पे। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अब देखिए एनी वन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शंस। कह रहा है कि जो लोग वोटर हैं वो लोग क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं इलेक्शंस में। कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल आउट ए नॉमिनेशन फॉर्म, तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, नॉमिनेशन फॉर्म। तो अपनी दावेदारी पेश करेंगे ना, और फिर वहीं पे सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि आपके पास कितनी संपत्ति है, सब बता दीजिए, ठीक है। तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और पैसा कुछ देना होता है ना। और फिर वही आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी जमानत जब्त हो गई, है ना तो कुछ परसेंटेज जो वोट है, आगे अभी पढ़ेंगे कि अगर बहुत कम वोट मिला उन्हें तो इसका मतलब क्या हुआ की जमानत जब्त हो गई, वही सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है। द कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स, और अपने बारे में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मेरे पास कितनी फार्चूनर है, कितनी स्कॉर्पियो है ना। तो ये चीज़ है, नेताजी को सब कुछ बताना पड़ता है। सीरियल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, और उनके पास कितने क्रिमिनल, उनके ऊपर कितने चार्जेस लगे हुए हैं, कितने केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी, आप देखिए एसेट्स और लाइबिलिटी में ज़रा समझ लेते हैं अंतर क्या होता है। एसेट्स वो चीज़ हैं जिससे क्या हो, आपको कुछ रिटर्न मिले, और लाइबिलिटी क्या है, जैसे आपने लोन ले लिया, लोन क्या है, लाइबिलिटी हो गई, है ना। तो जैसे मान लो कि अगर आप क्या करें,
जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, कि सेम कार अगर जो है, वो कार क्या है कि आपके लिए एसेट्स भी हो सकती है या वो लाइबिलिटी भी हो सकती है। कैसे? मान लो कि एक स्कॉर्पियो लिया आपने, और उस स्कॉर्पियो को रखा हुआ है और पैसा उसमें फंस गया, आपको महीने में एक बार कहीं इधर उधर जाना होता है, और बस पैसा लगा दिया उसमें, 15-20 लाख जो जो भी है। लेकिन उस स्कॉर्पियो से आप क्या करें कि उसमें उसको आप भाड़े पे चला रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो वो तो एसेट हो गई ना। तो डेली पैसा ला के दे रही है, तो वो एसेट हो गई। और अगर जो वो महीने में एक बार निकलती है, 2 महीने में एक बार निकलती है, तो वो पैसा क्या हुआ आपका? वो लाइबिलिटी हो गया फिर वो, है ना। तो कह रहा है कि डिटेल्स ऑफ द एफर्ट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हीज और हर फैमिली। तो जो भी होंगे अपने पूरे परिवार के साथ डिटेल देनी पड़ती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, है ना, जो कैंडिडेट है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है। This information is made available to the public so that voters can make their decisions on the basis of the information provided by the candidate। और कह रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रखी जाती है? पब्लिक के सामने, कि जब वोटर वोट देते वक्त ये सारी चीज़ें देख पाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कभी भी हम लोग वोट देने से पहले क्या इन सब चीज़ों पे गौर करते हैं कभी? मुझे लगता है कि बहुत कम लोग गौर करते होंगे कि जो जिसे हम वोट देने जा रहे हैं उसके ऊपर केसेस कितने हैं, है ना, उनकी संपत्ति कितनी है। इन सब चीज़ों पे भी अब क्या हो कि डेमोक्रेसी डीपेन और स्ट्रेंथन कब कहलाएगी? तब कहलाएगी कि जब हम इन सब चीज़ों पे भी गौर करना स्टार्ट कर देंगे। Election campaign are conducted to have a free and open discussion about who is better representative and in turn। कह रहा है कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि इस चीज़ पे बात होनी चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन, और जब भी कंसल्टेशन हो तो वहाँ पे कंसेंट ली जाए। ये 4-5 वर्ड हमेशा याद रखिएगा, और जहाँ पे भी आंसर लिखना हो तो वहाँ पे ये चेप के आइएगा। डिबेट्स, डेमोक्रेसी में डिबेट्स, डिस्कशन, है ना। और आपको फ्री एंड फेयर। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कौन से होते हैं कि जब भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो आपको उन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर मेंशन करना है ना। तो क्या कह रहा है कि इज ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव एंड इन टर्न विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट। तो जैसे देखे होंगे कि अमेरिका के इलेक्शन, तो अमेरिका के इलेक्शन में कि जो भी वहाँ के जिस भी पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं, जो प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो वहाँ पे खूब सारे डिबेट्स और डिस्कशन होती हैं, है ना। तो वहाँ का सिस्टम बहुत शानदार है। विच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट। In India, election campaign take place for a 2 week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। तो कह रहा है कि इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो कब से स्टार्ट होती है? 2 वीक पहले से, ठीक है। बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। During this period, candidate contact their voters, political leaders, address election meetings and political parties mobilize their supporter। तो कह रहा है कि इस टाइम में क्या होते हैं कि जो इलेक्शन जो कैंडिडेट होगा वो रैली कर सकता है ना, अपने वोटर से जाके मिल सकता है, घर घर जा सकता है ना, और उनके पैरों छू के प्रणाम वणाम भी कर सकता है, ठीक है। और किस चीज़ की बात कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मोबिलाइज कर सकती हैं अपने सपोर्टर को, ठीक है। इस बीच में मोबिलाइज मतलब क्या होता है कि अपना वोटर टर्नआउट जो है उसे इंक्रीज कराना, वो है मोबिलाइज करना। पहले वो किसी ए पार्टी का समर्थक था, और फिर उसको इतनी पट्टी पढ़ाया कि पट्टी पढ़ा के और फिर उसको अपने पार्टी में सपोर्टर बना लिया, ठीक है। सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इन वेरियस इलेक्शंस। देखिए, तो कह रहा है कि कुछ स्लोगन है, नारे दिए गए हैं, कौन कौन से? सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टीलर, है ना, कि जो जोतदार हैं, है ना, उनको ज़मीन दो। छोटे छोटे जो किसान हैं उनको ज़मीन चाहिए। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाओ। ये सब नारे हैं। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, है ना। तो उन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तेलुगु लोगों की। तेलुगु और तमिल, तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलुगु आंध्र प्रदेश में, और तमिल, तमिल से तमिलनाडु में, है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियाज इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब देखिए, कह रहा है कि हमारे कुछ इलेक्शन लॉ भी हैं, उसमें क्या है कि नो पार्टी और कैंडिडेट, कह रहा है कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता है? ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, घूस दे दे, है ना। अब ये चीज़ बताइएगा सही है या गलत है, ये होता है या नहीं होता है? तो ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स मतलब वोटर्स को कोई डरा धमका दे या घूस दे दे। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, है ना, जाति या धर्म के नाम पे वोट मांगना, कि भैया हम भी इसी जाति के हैं, आप बिरादर हैं, है ना, तो वोट वोट दे दीजिएगा भैया, है ना।
spend more than 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शंस और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। इसको अभी फिलहाल में रिसेंट में अपडेट किया गया है, ये डेटा चेंज हो गया है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। इफ़ एनी पॉलिटिकल पार्टी डज सो देयर इलेक्शन कैन बी रजिस्टर्ड बाय द कोर्ट। और कह रहा है कि अगर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट ऐसा करता है तो उनका जो क्या कर सकती है कोर्ट, उनकी जो कैंडिडेट उनको रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट द्वारा, ठीक है, उनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो सकती है। इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। और क्या कह रहा है कि इसके साथ साथ में जो एमसीसी है ना, आचार संहिता लगती है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उस पर जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी उनका कंसेंट होता है, उनका एग्री, वो एग्री करती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, देखिए, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्सेस फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इसका मतलब क्या है कि एमसीसी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी, कह रहा है कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी जाके इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए वो यूज़ नहीं करेंगे। यूज गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस। और क्या करेंगे कि किसी सरकारी कर्मचारी को इलेक्शंस में कैंपेनिंग के लिए अपने पॉलिटिकल पार्टी में प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार में नहीं लेंगे, उस वो सारी चीज़ों को नहीं करेंगे। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर सेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। और क्या कह रहा है कि एक बार इलेक्शंस की घोषणा हो गई तो कोई भी मंत्री हो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, लोक लुभावने फैसले नहीं ले सकते हैं कि हाँ क्या करें, कि एक ऐसी स्कीम बताएं कि भैया क्या करेंगे, मान लो कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई और कहा कि हम 10 करोड़ लोगों को जॉब देंगे और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5 करोड़। बात समझ में आ रही है? समझदार लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, तो क्या है कि ऐसे बात नहीं कर सकते जिससे क्या हो कि लोगों के मतलब वो लोगों को वो मोबिलाइज कर सकें, ठीक है। फिर कह रहा है मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस। और कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। और मेक एनी प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी। और कोई ऐसी बात भी नहीं कर सकते कि हम आपको ये चीज़ें देंगे। कब? जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएंगी। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, देखिए अब ये चीज़ क्या होती है, पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स। कह रहा है कि द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट इज कॉल्ड इलेक्शन डे। कह रहा है कि जब लोग अपना वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, कास्ट करते हैं मतलब कि अपना वोट देना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, इलेक्शन डे। द वोटिंग इज डन इन द फॉलोइंग मैनर, देखिए कैसे वोटिंग होती है। एवरी पर्सन हुज नेम इन द वोटर लिस्ट गो कैन गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ। क्या कह रहा है कि जिन जिन का नाम होता है वो उनके आसपास में गांव में देखेंगे कि जहाँ पे भी स्कूल वगैरह होते हैं ना सरकारी स्कूल में, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पोलिंग बूथ होता है, वहाँ जाके एक बार चेक करेंगे और जाके फिर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर। जब एक बार अंदर जाते हैं तो इलेक्शन ऑफिशियल जो वहाँ लोग होते हैं एक बार चेक करते हैं कि हाँ भैया आप ही हैं ना, फलाना है ना, ऐसा ना हो कि कोई और आ गया हो, ठीक है। पुट ए मार्क ऑन फिंगर, और एक स्याही लगाते हैं, है ना, नेल पॉलिश और फिर उस स्याही को लगाने के बाद फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। और फिर कहते हैं कि जाइए अपने मत का प्रयोग करके आइए। एन एजेंट ऑफ ईच इलेक्शन each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that voting टेक प्लेस इन ए फेयर वे। और देखिए हर पार्टी के, हर कैंडिडेट के जो एजेंट होते हैं उनको भी अलाउ किया जाता है। क्यों किया जाता है अलाउ? इसलिए कि वो लोग भी देख सकें कि जो वोटिंग है वो क्या हो रही है, फेयर मैनर में हो रही है ना, कोई हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं कुछ किसी चीज़ों को। ए बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर। दूसरी चीज़, बैलेट पेपर क्या होती है, कह रहा है कि एक पेपर होता है ऑन विच द नेम्स ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अलॉन्ग द पार्टी नेम्स एंड सिंबल आर लिस्टेड। द बैलेट पेपर वाज यूज्ड अर्लियर, नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स। अब देखिए बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं कि जब पुराने ज़माने में और बड़ा फर्जी होता था काम इससे, बैलेट पेपर से, है ना, तो बैलेट पेपर को ऐसे पर्ची होती थी, उस पर ठप्पा मारा और फोल्ड करके डाल दिया। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है ईवीएम आ गई है। और बीच बीच में लोग कहते रहते हैं ना कि ईवीएम हैक हो गई, हैक हो गई, है ना। और जब जीत जाते हैं तब नहीं कहते हैं, और जब हार जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया भाइयों, है ना। तो ये चीज़ है। और इसी में देखे होंगे एक और चीज़ आपने सुना होगा कि ईवीएम में नोटा ऑप्शन आ गया है, नन ऑफ द एबव। तो आप मतलब इतनी मेहनत से गए और 1 घंटा लाइन में खड़े रहे और फिर नोटा दबा के चले हैं, है ना। आगे देखिए, द मशीन शोज द नेम्स ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल, है ना। तो इसको वीवीपीएटी, एक चीज़ जो है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, एक मशीन और साथ में जुड़ी गई है अब, कि जब अब क्या कर सकता है वोटर अपना वोट कास्ट करने के बाद एक पर रसीद मिलेगी, उसमें से देख सकता है कि हाँ जो मैंने वोट दिया है वो उसी पार्टी को गया है या नहीं गया है।
या उसी कैंडिडेट को वो वोट मिला है या नहीं। बात समझ में आ रही है। द वोटर हैज़ टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही वॉन्ट्स टू गिव अ वोट टू। तो जिसको वोट देना है उसके सामने जो बटन है उसे प्रेस करिए। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द ईवीएम आर सील्ड एंड टेकन टू ए सिक्योर प्लेस। और एक बार अगर इलेक्शन हो गया, पोलिंग हो गई, मतलब सब लोगों ने वोट दे दिया, तो फिर क्या करेंगे, ईवीएम को सील कर देंगे और उसे एक सिक्योर प्लेस पे ले जाकर रखेंगे। ठीक है, एसपीजी सुरक्षा के साथ। नहीं, एसपीजी सुरक्षा नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी पुलिस जो है वहाँ पे फोर्सेस जो है तैनात रहती हैं। ए फ्यू डेज लेटर, कह रहे कुछ दिनों बाद क्या होता है, ऑल द ईवीएम्स आर ओपन एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। और सारी ईवीएम को ओपन किया जाता है और जो जितने लोगों ने जो जो वोट पाए हैं उसको काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और क्या करता है कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट पाया वो भैया जीत गया, और फिर वहीं पे लड्डू बंटने स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। दूसरी चीज़ क्या समझना है कि इंडिया में इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे हैं। पहली चीज़, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ पावर विच आर। देखिए, तो कह रहा है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्शन क्यों हो पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और आर्टिकल 324 से 329 याद है। तो इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजंस ऑन वी एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस एंड टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। कह रहे हर स्टेप पे जो है इलेक्शन कमीशन की अपनी चार्जेस होती हैं। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो वायलेट करता है या पार्टी कोई वायलेट करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके अगेंस्ट में क्या करता है, एक्शन भी लेता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। टू प्रिवेंट द यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होंगे, पूरी मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती है, तो उनको भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब देखिए, ऑफिशियल ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी पे हैं तो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के, एंड नॉट द गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। द क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस कैन आल्सो बी चेक्ड बाई सीकिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि इलेक्शंस जो हैं उसकी क्वालिटी जो है कैसे चेक की जाएगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज मेजर्ड बाई वोटर टर्नआउट फिगर्स। अब कितने लोग वोट, कहते हैं ना कि वोटर टर्नआउट, यहाँ का वोटर इतने लोग, इतना परसेंट वोट गिरा है यहाँ पे, उसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोगों ने वोट दिया है। वोटर टर्नआउट, टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। इन इंडिया द पुअर, कह रहे गरीब लोग, इलिटरेट जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शंस। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है ना। चाहे वो अंबानी जी हों या कोई एकदम गरीब व्यक्ति हो, सबके वोट की वैल्यू क्या है, एक ही है ना। लेकिन कह रहा है उसमें कि भारत में जो गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, है ना, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोपोर्शन में वोट देते हैं। लेकिन अमीर लोग जो हैं और प्रिविलेज लोग जो हैं वो वोट देने नहीं आते हैं। कौन लाइन में खड़ा होगा। अब जरा देखिए, तो कॉमन पीपल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। अब इसका ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि गरीब लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके हाथ में क्या है, पावर है, और वो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो भी इशूज़, जो भी परेशानी दिक्कत का सामना वो कर रहे हैं, उससे वो पार्टी को चेंज कर देंगे तो फिर क्या होंगी, दिक्कतें, दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लोग क्या सोचते हैं कि थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम। तो उनकी भलाई के लिए काम नहीं करोगे तो क्या होगा, भैया आपको हम हटा देंगे। एक सूचना है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्टेड इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अब क्या कह रहा है कि वोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। किसकी बात हो रही है, द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल।
बात क्या कह रहा है कि इसी से मालूम चल जा रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस अच्छे से फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सत्ताधारी दल होता है, रूलिंग पार्टी होती है, वो भी इलेक्शन हार जाती है, और वो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट दोनों लेवल की बात कर रहा है। इन द यूएस, अब अमेरिका के बाद देखिए, एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियली रूजेज एन इलेक्शंस। अब देखिए, कह रहा है कि जो सिटिंग वहाँ पे यूएस की बात कर रहा है कि वो ऐसा ही शायद होता है कि कभी वो इलेक्शंस हारते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लूज इलेक्शंस। और इंडिया में आधे जो एमपी एमएलए हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money or buying votes and those with known criminal connections often lose elections। देखिए, जिनके पास बहुत पैसा है ना, पैसे वाले लोग हैं, और जो वोट खरीद लेते हैं, और लोग कौन, जिनके ऊपर क्रिमिनल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, तो वो लोग भी जो हैं ये सब होने के बावजूद इलेक्शंस हार जाते हैं। बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, इलेक्टोरल आउटकम आर यूजली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफिक्टेड पार्टी। अब देखिए, कह रहा है कि कुछ चीज़ों को अगर जो छोड़ दिया जाए तो कई बार जो पार्टी है ना, डिफिटेड पार्टी, जो हारी हुई पार्टी है, वो मान लेती है कि ये जनता का फैसला है, और हम लोग फिर क्या करेंगे, अगले बार फिर से जनता के पास जाएंगे, है ना। तो जनता का कहते हैं कि भाई पीपुल वर्डिक्ट है, ये जनता का फैसला है ना। तो अब इसे हमने मान लिया है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब देखिए कौन कौन सी दिक्कतें हैं। पहला, इलेक्शन इन इंडिया आर इसेंशली फ्री एंड फेयर। क्या कह रहा है कि इंडिया में इलेक्शंस जो हैं, चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर है। समटाइम दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। किसकी बात कर रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जगह ये चीज़ सही नहीं होगी। देयर आर मेनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शंस, दीज इंक्लूड। देखिए क्या कह रहा है कि कई कई दिक्कतें हैं। कौन सी दिक्कत है? कैंडिडेट एंड पार्टी विथ ए लॉट ऑफ मनी एंजॉय ए बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टी। मतलब क्या, कि जिन लोगों के पास, जो कैंडिडेट, मान लो बहुत बड़ी पार्टी होगी, कोई बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसको चंदा भी ज़्यादा मिलता होगा, है ना। और अभी के समय में कौन है और किसको चंदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आप लोग जान रहे होंगे। और इसी समय स्मॉलर पार्टी क्या कहती है कि भैया हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो जो कैंडिडेट जो है बहुत पैसे वाले हैं, और उसके कंपैरिजन में मान लो कि एक हम जैसे गरीब लोग चले गए, है ना, खड़े हो गए, तो फिर क्या होगा, हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कैंडिडेट एंड पार्टी विथ ए लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बिग एंड फेयर अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टी। तो छोटी पार्टियों के कंपैरिजन में ये बड़ी पार्टियाँ क्या होती हैं, हमेशा एडवांटेज में रहती हैं। कैंडिडेट हूँ Candidate with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties। अब देखिए बात क्या कह रहा है कि जो लोग क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं कि बोल के फ़ोन लगाया, हेलो हाँ भाई उनको 6 इंच छोटा कर देना, तो 6 इंच छोटा हो गए, ऊपर से, ऊपर की तरफ से 6 इंच छोटा हो गए, तो एक कैंडिडेट इलेक्शन से बाहर हो गए। तो जब कोई रहेगा ही नहीं मैदान में तो जीतेगा कौन? एक ही आदमी जीतेगा ना, जिसने फ़ोन किया था, है ना। तो कह रहा है कि रेस टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। अब देखिए, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम देयर फैमिलीज। अब और क्या कह रहा है कि तीसरी दिक्कत क्या है कि टिकट्स जो है ना वो किसको दिए जाते हैं? नेपोटिज्म सुना है ना, भाई भतीजावाद, तो अपने ही फैमिली उंगली में देके और सबको क्या करेंगे, नेता बना देंगे। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एज मेजर पार्टी आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। और कह रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चॉइसेस जो हैं, है ना, वो सिटीजन को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम जो पार्टियां होती हैं उनकी विचारधारा देखी जाए तो टू सम एक्सटेंट सेम ही रहती है, बहुत ज़्यादा बदलती, पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। और क्या कह रहा है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, किससे? ये बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े रसूखदार लोगों से लड़ने में, जो पैसे वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इशू होगा वो कमेंट में आप बताएं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और नेक्स्ट चीज़ क्या चाहते हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है, चलिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने लोग हो सकते हैं उतना लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।